हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड नंबर लेक्चर। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं उसके बारे में समझाइए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। अगर उसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको वन लाइन में डिफाइन करना हो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इसको एक्सप्लेन करो विदिन 5 या 10 सेकंड्स के अंदर। इसकी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो फटाफट कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, ये कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इसको परिभाषित करते हैं, उसके बारे में बताएं। ओके बच्चों, फटाफट बताओ, शाबाश। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। कोई बात नहीं बच्चों, फटाफट चैट सेक्शन के अंदर कमेंट करते जाओ कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों सिंपल सी बात मैंने बताई थी, कोई भी चार्ज पार्टिकल है ना, ये चार्ज पार्टिकल जब मोशन की फॉर्म में आता है, ये जब चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, इस डायरेक्शन की तरफ, तो इस चार्ज पार्टिकल ड्यू टू चार्ज पार्टिकल मोशन, इस आवेशित कण की गति के कारण एक फील्ड जनरेट होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी इसके क्या होता है, लंबवत होता है ना, परपेंडिकुलर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे ई वेक्टर से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है उसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण एक और क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो उसका नाम क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, जो कि इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां पर आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा कि ये सर इसके परपेंडिकुलर कैसा है। अभी आपको एक मैं पिक दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको शो होगा कि ये सारे के सारे इफेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन ने गति की, इलेक्ट्रॉन ने मोशन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण ड्यू टू जनरेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया गया, बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन, चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों से मिलकर के एक क्या बनती है, इसको बोलते हैं, अब इस तरंग के अंदर इसको बोलते हैं तरंग, क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल जो था वो तरंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, वेव के अंदर कन्वर्ट हो गया, तरंग के रूप में बदल गया, इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसकी डेफिनेशन मैं आपको करवा चुका हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये देखो, आप यहां पर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल मूव करने के कारण ड्यू टू मूव ऑफ चार्ज पार्टिकल एक क्या जनरेट हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक क्या जनरेट हुआ, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, जनरेट हो गया, यानी विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर, लंबवत होते हैं, है ना। ये हमने डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको करवा चुका हूं प्रॉपरली कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स एट an electric field is generated around it, the generated electric field generates a magnetic field. These electric and magnetic fields are arranged are perpendicular to each other, form a wave. इसको wave कहा गया, तरंग कहा गया, called electromagnetic waves, है ना। जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित होकर एक तरंग का निर्माण करते हैं जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, इसकी बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं, फटाफट आगे एक बात करने जा रहे हैं, एक न्यू टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चे आ जाओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जो बच्चे इवनिंग में क्लास लगा रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग, जो बच्चे मॉर्निंग में क्लास लगा रहे हैं गुड मॉर्निंग बच्चों। सारे बच्चों जुड़ जाओ। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है और कंप्लीट यूनिट में आपको करवाने वाला हूं। आज हमारा सेकंड नंबर लेक्चर शुरू हो चुका है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी क्यों करते हैं, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन क्यों करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, क्या होती है बच्चों, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मोशन करता है। इससे क्या जनरेट होता है, एक प्रकार का एक वेव जनरेट होती है। उसके वेव, उस वेव के अंदर क्या होते हैं, उस वेव के अंदर इसको बोलते हैं आयाम बोलते हैं। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम दूरी, इसको बोलते हैं अधिकतमता, इसको बोलते हैं मिनिमा। ये दोनों के दोनों आयाम कहलाते हैं, इसको आयाम बोलते हैं। आयाम मतलब होता है एम्पलीट्यूड। इसको बोला जाता है कि बहुत सारी जो वेव होते हैं ना, बहुत सारे एम्पलीट्यूड से मिलकर बनी होती है। एम्पलीट्यूड यानी इसको मैं बोलूं तो मैं इसको बोल सकता हूं मिनिमा, सॉरी मैक्सिमम। क्या बोल सकता हूं मैं, मैक्सिमा यानी अधिकतमा, उसको बोल सकता हूं मिनिमा यानी कमतया। तो बहुत सारी जो वेव होती है ना, वो काफी ऊंचावच और काफी फ्लक्चुएशन से मिलकर बनती है, इस तरीके के मोशन से बनती है। और इस मोशंस में काफी आयाम एम्पलीट्यूड आते हैं। इस तरीके से ये मोशन करती है अप डाउन तरीके से, यानी एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। इसकी ट्रांसमिशन का कुछ मेथड ऐसा होता है, इसकी ट्रांसमिशन यानी इसके संचरण का तरीका कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले मैक्सिमम डिस्टेंस ये क्या करती है, ट्रैवल करती है। देखो मैक्सिमम डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रही है, उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस, फिर ये मैक्सिमम डिस्टेंस, फिर मिनिमम, नीचे मिनिमम ऊपर मैक्सिमम, नीचे मिनिमम ऊपर मैक्सिमम। तो बोला गया मैक्सिमा फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा मिनिमा। इस तरीके से आगे फर्दर ये जो वेव है वो ट्रांसमिट होती रहती है और ट्रांसमिट होती रहती है, यानी संचरित होती रहती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। सिंपल सी बात बच्चों मैंने बताई कि इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और इसको सम्मिलित रूप से, कंबाइंड रूप से, समराइज फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा गया। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके अंदर काफी क्या होते हैं, मैक्सिमा होते हैं यानी अधिकतया और कमतया, काफी मिनिमा होते हैं। और उस मैक्सिमा को एम्पलीट्यूड के नाम से जाना गया। एक किसी भी वेव को डिफाइन करने के लिए उसके अंदर काफी करैक्टर होते हैं, काफी विशेषताएं होती हैं, काफी गुण होते हैं, जिस हिसाब से हम क्या करते हैं, उस तरंग को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तरंग को परिभाषित करते हैं। उन गुणों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वो गुण कौन कौन से हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों सारे आ जाओ, क्लास लगा लो, न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अभी तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक चल रहा है, आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा सा ये जटिल यानी कंपोजिट यानी कॉम्प्लेक्स लेवल पे स्पेक्ट्रोस्कोपी पहुंच जाएगी। और आप डेली क्लासें लगाओ, अब क्लासें डेली हुआ करेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। सबसे पहले आती है बात वेवलेंथ की, कि वेवलेंथ क्या होती है। किसी भी तरंग को समझाने के लिए एक वेवलेंथ यानी तरंग लंबाई यानी तरंग दैर्ध्य उसका एक गुण होता है। सेकंड करैक्टर जो होता है, किसी भी वेव को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी तरंग को समझाने के लिए फ्रीक्वेंसी भी एक सेकंड टर्म होती है, एक करैक्टर होता है, गुण होता है जो किसी भी तरंग को समझाता है, जिसे आवर्ती भी कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्ती। एक थर्ड नंबर आता है वेव नंबर, एंड फोर्थ नंबर वेलोसिटी, एंड फिफ्थ नंबर एनर्जी। अब सारी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं आराम से। ओके, सबसे पहले अपने चलते हैं, सबसे फर्स्ट करैक्टर को हमने अपने स्टडी करते हैं। बच्चों एक सिंपल सी वेव है ना, एक करैक्टर को अपने सबसे पहले अपने स्टडी करते हैं। एक वेव है, ये देखो एक वेव मोशन कर रही है,
है ना, एक वेव मोशन कर रही है। अब आती है एक बात कि इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर की तरफ जो जिसने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल की, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल की, इसको बोलते हैं बच्चों क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, यानी श्रिग बोलते हैं, श्रिग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त। और हिंदी में बोलते हैं गर्त, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रफ, TROUGH। क्या बोलते हैं इसको, ट्रफ बोलते हैं। तो एक वेव जो होती है ना, वो काफी क्रेस्ट एंड ट्रफ से मिलकर के बनती है, यानी एक तरंग श्रग और गर्त से मिलकर बनती है। अगर हम पहली डेफिनेशन, पहला गुण देखें इसका, वेव लेंथ वाला, कौन सा गुण देखें कि डेफिनेशन देख, वेव लेंथ का मतलब क्या होता है, यानी एक तरंग की लंबाई की परिभाषित करें तो व्हाट इज वेव लेंथ, है ना। सबसे पहला गुण करने जा रहे हैं। तो दो क्रमागत, मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, एक मैंने तरंग बनाई, है ना, एक तरंग बनाई मैंने, दो क्रमागत श्रगों के बीच की दूरी, ये क्या है, एक श्रग है, ये क्या है, दूसरा श्रग है, ये इट इज फर्स्ट क्रेस्ट, इट इज सेकंड क्रेस्ट। टू कॉन्टिन्यूस, ये देखो, टू कॉन्टिन्यूस के बीच की दूरी, टू कॉन्टिन्यूस क्रेस्ट के बिटवीन डिस्टेंस, दो कॉन्टिन्यूस, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस क्रेस्ट, यानी दो श्रगों के बीच की दूरी ही तरंग लंबाई यानी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इट इज नोन एज वेवलेंथ, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। बच्चों बात समझ में आई, सिंपल सी बातें करने जा रहे हैं आज, कुछ ज्यादा विशेष नया नहीं है कि दो क्रेस्ट के बीच की दूरी, दो श्रगों के बीच की दूरी ही तरंग लंबाई यानी वेवलेंथ कहलाती है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। अगर इसी डेफिनेशन को अनदर लैंग्वेज में बोले तो दो गर्तों के बीच की दूरी, दो गर्तों के बीच की दूरी ही इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, यानी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो कॉन्टिन्यू क्रेस्ट बोल दो, टू कॉन्टिन्यू ट्रफ बोल दो। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस क्रेस्ट और कॉन्टिन्यूस ट्रफ, इट इज नोन एज वेवलेंथ। दो लगातार यानी दो क्रमागत श्रगों के बीच की दूरी को, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तरंग लंबाई कहते हैं उसको। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है ना। और लैम्डा क्या है, एक प्रकार की दूरी है, एक प्रकार की डिस्टेंस है। इट इज नोन एज डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, नहीं हम डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं। और डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए जो इसकी यूनिट होती है वो होती है, सबसे पहले इसकी यूनिट हमने स्टडी करते हैं एंगस्ट्रॉम। इसको आप एंगस्ट्रॉम के अंदर भी मेजर कर सकते हो, इसको आप नैनोमीटर के अंदर भी मेजर कर सकते हो, इसको आप 1 यानी पिकोमीटर के अंदर भी मेजर कर सकते हो, या इसको आप माइक्रोमीटर के अंदर भी मेजर कर सकते हो। सर ये एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, सर ये नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, सर ये पिकोमीटर का मतलब क्या होता है, और माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है। बच्चों एक ये देखो सारी की सारी ये डिस्टेंस की इकाइयां दूरी के मात्रक है, यानी यूनिट है किसकी, डिस्टेंस की। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक एंगस्ट्रॉम की बात करूं ना तो 1 मीटर का 10 टू द पावर 10वां पार्ट, यानी 1 मीटर का 10 की पावर 10 की घात 10वां हिस्सा जो होता है वो होती है एक एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर के इतने हिस्से कर दो ना, इतने पार्ट्स कर दो तो एक एंगस्ट्रॉम के इक्वल आ जाते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10, है ना। तो एक नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, एक 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 मीटर, यानी 1/10 टू द पावर 9 मीटर। 1 पिकोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 मीटर, है ना। और 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -6 मीटर। ये सारे के सारे इसके यूनिट्स है, इसके मात्रक है किसके, तरंग दैर्ध्य के, यानी वेवलेंथ को मेजर करने के लिए। तो बच्चों डेफिनेशन याद होगी आपको, दो क्रमागत तरंगों के दो क्रमागत, ये देखो दो क्रमागत श्रगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस ट्रफ, इट इज नोन एज वेवलेंथ। ये हमारा पहला करैक्टर हो गया किसी भी वेव को एक्सप्लेन करने के लिए। अब आता है सेकंड करैक्टर, इसके नोट्स भी आपको प्रॉपरली दूंगा। सेकंड करैक्टर, मान लो बच्चों एक बिंदु है, एक ऐसा एक होल है, एक ऐसा डॉट है,
इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है। क्या कर रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग इसके अंदर संचरण कर रही है। इस पॉइंट के निकलने के बाद अगर एक सेकंड में विदिन वन सेकंड में ट्रेवल करने वाली, संचरित करने वाली, है ना, एक सेकंड के अंदर इस बिंदु में ट्रेवल या संचरित करने वाली कितनी तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे बाहर निकलेंगी। कितनी तरंग दैर्ध्य मतलब, मैं इसका मतलब क्या बता रहा हूं बच्चों कि कितनी तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है। जैसे मान लो एक वेव है, ये इसके अंदर कितनी तरंग दैर्ध्य है? इसके अंदर एक तरंग दैर्ध्य है। ऐसे ही मैं और बनाता हूं तो ये कितनी होगी? 2 होगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये होगी लैम्डा और एक लैम्डा ये होगी। समझे बात को? 2 क्रमागत श्रृंगों, 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, तो इसका मतलब ये 1 लैम्डा, ये 2 लैम्डा। तो मैंने क्या बोला कि एक, अब सेकंड, आप अपने सेकंड करेक्टर कर रहे हैं, सेकंड गुण कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली निकल के आएगी, उसका वर्ड, उसकी टर्म ऑटोमेटिकली निकल के आएगी। मैं सिंपल सा बोल रहा हूं कि मान लो कोई बिंदु है, एक बिंदु से, एक पॉइंट से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे इस पॉइंट में निकलने के बाद एक सेकंड के अंदर, विद इन 1 सेकंड, कितनी, हाउ मच या कितनी मैग्नीट्यूड की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ बाहर निकलेगी। उस नंबर ऑफ वेवलेंथ पास आउट थ्रू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पास आउट थ्रू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस विशेष बिंदु के अंदर एक सेकंड के अंदर, विद इन 1 सेकंड कितनी तरंग दैर्ध्य बाहर निकलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक टर्म यूज करते हैं। अगर आपको फटाफट पता है तो बताओ, चैट सेक्शन के अंदर आपको आता है, मुझे पता है, ये बेसिक बातें हैं। इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी, यानी उसे आवृत्ति कहा जाता है। यानी इस बिंदु के अंदर कितनी तरंग दैर्ध्य वाली, यानी एक सेकंड के अंदर, देखो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, यानी इसमें से 5 लैम्डा वाली, यानी 5 तरंग दैर्ध्य वाली तरंग, यानी 5 वेवलेंथ वाली वेव्स इसके अंदर 1 सेकंड के अंदर निकल रही है। तो इट इज नोन एज, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, आवृत्ति की बात कर रहे हैं। समझे बात को? तो एक निश्चित बिंदु से एक सेकंड में, सुन लो बच्चों डेफिनेशन, इसकी परिभाषा सुनो, एक निश्चित बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंग दैर्ध्यों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। The number of wavelength pass out through from this particular point within 1 second, it is known as frequency. It is represented by nu. इसे nu से प्रदर्शित किया जाता है, इसे nu से रिप्रेजेंट किया, इसे बोलते हैं nu. It is represented by nu, है ना? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। अब इसकी क्या होती है? इसका जो मात्रक होता है बच्चों, इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड इनवर्स। मैंने बोला कि एक सेकंड के अंदर कितनी निकलती है उसको बोलते हैं, तो इसका मतलब, इसका मात्रक हो गया सेकंड इनवर्स। इसका जो यूनिट क्या होगी? सेकंड इनवर्स। ओके, सेकंड इनवर्स। और इसको बच्चों अपने क्या बोलते हैं? इसको अपने हर्ट भी बोलते हैं। इसको हर्ट ने इस बात को समझाया था, हर्ट एक साइंटिस्ट था, तो इसके लिए जो यूनिट यूज की गई उसको हर्ट भी बोला गया। इसको अपने साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड का मतलब क्या होता है कि उसने एक साइकिल पर सेकंड के अंदर एक कंप्लीट कर लिया, तो उसको बोला गया साइकिल पर सेकंड। वो कितने साइकिल्स पर सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, मतलब मीन पर सेकंड कितने साइकिल बाहर निकल रहे हैं। ये देखो एक साइकिल, ये एक साइकिल है, यानी एक तो ये क्या है? शक, ये गर्त, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये एक प्रकार का साइकिल है। तो हाउ मच साइकिल्स इन पर सेकंड पास आउट थ्रू दिस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, इस निश्चित बिंदु में से कितने ऐसे साइकिल्स, जो ऐसे चक्कर, जो तरंग दैर्ध्य, एक तरंगों के चक्कर बाहर निकल रहे हैं, उसको बोलते हैं साइकिल पर सेकंड। कितने साइकिल्स, कितने चक्कर, ये पूरा का पूरा एक चक्कर है, तो ऐसे कितने चक्कर बाहर निकल रहे हैं, इसलिए टर्म यूज की गई, एक मात्रक यूज किया गया, एक यूनिट यूज की गई, साइकिल पर सेकंड। समझे? तो इसके मात्रक क्या हो गए? सेकंड इनवर्स, हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड, यानी चक्कर प्रति सेकंड, है ना? हिंदी में बोले तो चक्कर प्रति सेकंड। ये होती है फ्रीक्वेंसी। इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसे आवृत्ति कहा जाता है बच्चों। फ्रीक्वेंसी और
फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बीच में एक रिलेशन होता है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ यानी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के बीच में एक संबंध होता है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इफ वेवलेंथ लार्ज, मैं बोलता हूं कि हमारी जो तरंग दैर्ध्य है वो लंबी है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं वो लार्ज है। लार्ज का मतलब क्या होता है? लार्ज का मतलब होता है कि वो तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा लंबी मतलब ऐसे बहुत लंबी है, और एक छोटी है ऐसे। एक तो है शॉर्टर वेवलेंथ, एक है लार्जर वेवलेंथ। एक की तरंग दैर्ध्य बड़ी है, एक तरंग दैर्ध्य छोटी है। एक ऐसी वेव है, वेव फर्स्ट में बात करूं, अगर प्रथम तरंग की बात करूं तो इसकी जो ना वेवलेंथ तो लार्ज है। अगर मैं वेव सेकंड यानी तरंग द्वितीय तरंग की बात करूं, इसकी जो वेवलेंथ है वो छोटी है। तो मैं एक बात पूछता हूं कि इस होल के अंदर विद इन 1 सेकेंड मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य वाली कौन सी वेव गुजरेगी? कहां पर मैक्सिमम वेव लेंथ वाली वेव पास आउट होगी? यहां से पॉइंट से पर्टिकुलर विद इन 1 सेकेंड में गुजरेगी मैक्सिमम बताओ। यहां पर देखो 1 यानी 1 लैम्डा, यहां पर 2 लैम्डा, यहां पर 1 2 3 4 5, ये शॉर्टर है और ये लार्ज है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 1 सेकंड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट में से वेव फर्स्ट या वेव सेकंड किसकी तरंग दैर्ध्य, किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम ट्रेवल करेगी? जल्दी बताओ फटाफट। 1 सेकंड के अंदर विद इन 1 सेकंड कौन सी जल्दी बताओ बच्चों, बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका। वेव सेकंड की ये ज्यादा ट्रेवल, इसकी वेवलेंथ ज्यादा ट्रेवल करेगी क्योंकि ये छोटी है ना। इसकी 1 2 3 4 5 जितने में ये 1 क्रॉस करेगा उतने में इसकी 5 वेवलेंथ यानी 5 तरंग दैर्ध्य की दूरी, 5 तरंग दैर्ध्य यानी 5 वेवलेंथ ये ट्रेवल कर चुकी होगी 1 सेकंड में। जितने में इसका 1 वेवलेंथ ट्रेवल करेगा उतने में इसका 5 वेवलेंथ ट्रेवल कर चुका होगा, यानी इतनी दूरी ये संचरित कर चुके होंगे। समझे बात को? तो इससे एक रिलेशन निकल के आता है कि जो न्यू होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। ये लैम्डा के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझे बात को? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यू का मतलब क्या बच्चों? 1 सेकंड के अंदर गुजरने वाले तरंग दैर्ध्यों की संख्या। लैम्डा मतलब क्या? तरंग दैर्ध्य यानी तरंग की लंबाई यानी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, मतलब उतने चक्कर, उतने साइकिल्स बाहर निकलेंगे एक वेवलेंथ की, मतलब ज्यादा वेवलेंथ ट्रेवल कर सकेगी। अगर इसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, आवर्ती की वैल्यू ज्यादा होगी। एक रिलेशन निकल के आ गया कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा करनी है, आवर्ती बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू लो करनी पड़ेगी। तो ये रिलेशन निकल के आ गया। अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटा दूं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो सी का मतलब क्या होता है? सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी क्या एक प्रकार का वेलोसिटी है? किसकी वेलोसिटी है? ये एक प्रकार की वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वेग, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू मैं प्रीवियस लेक्चर में गलत बता बैठा था, उसको सही कर लो। 3 × 10⁸ -8 नहीं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको बताया था -8, इसको करेक्ट कर लो बच्चों। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बच्चों जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आगे की बातें समझ में नहीं आएगी। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ये सेम होता है, सब चीजें सेम होती हैं। चलिए बच्चों आगे हम बात करने जा रहे हैं फटाफट। ये हमने इसके करैक्टर को स्टडी किया। चलो आगे बच्चों, एक रिलेशन निकल के आया कि लैम्डा की वैल्यू अगर हाई होगी यानी तरंग लंबाई अधिकतम होगी तो उसकी न्यू की वैल्यू डाउन आ जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन आ जाएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू लो है तो उसकी न्यू यानी उसकी आवर्ती की वैल्यू अधिकतम आ जाएगी। ये एक प्रकार का इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं इसका रेशो निकालूं, टू वेव्स का रेशो निकालूं, टू वेव्स की फ्रीक्वेंसी का रेशो निकालूं, 2 वेव्स है ना, वेव नंबर फर्स्ट एंड वेव नंबर सेकंड।
है ना। इसका मैं दोनों का निकालता हूं रिलेशन। एक वेव फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी नंबर फर्स्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेकंड है, इन दोनों का रेशो निकालूं तो क्या निकल के आएगा, रेशो का क्या निकल के आएगा, इसकी तरंग लंबाई लैम्डा 1 है, इसकी तरंग लंबाई लैम्डा 2 है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2। अगर मैं इसका रिलेशन निकालूं तो निकल के आएगा ν1 अपॉन ν2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा। हमें पता है कि ये आपस में इनवर्स होते हैं, ν1 लैम्डा 1 के इनवर्स है, ν2 लैम्डा 2 के इनवर्स है। इस तरीके से ये टू वेव्स के लिए टू फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ये निकल के आता है, ये समझ निकल के आता है। इसको बच्चों नोट करते हो साथ साथ। तो बात क्या समझ में आई, दो क्रमागत श्रृंगों, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। टू कंटिन्यूस क्रस्ट एंड टू कंटिन्यू ट्रफ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस क्रस्ट एंड टू कंटिन्यूस ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, है ना। अब विद इन 1 सेकेंड पास थ्रू कितनी वेवलेंथ की वेव्स उसके अंदर पास थ्रू होती है, ट्रांसमिट होती है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। ये हमने बात कर चुके हैं, यानी 1 सेकंड में गुजरने वाले तरंगों की संख्या को हम आवर्ती कहते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। अब आता है तीसरा गुण। अब तरंग का तीसरा करैक्टर आने जा रहा है, थर्ड करैक्टर ऑफ द, साथ साथ बच्चों नोट करते जाओ चीजों को। अब थर्ड करैक्टर आ रहा है वेव को एक्सप्लेन करने के। तरंग का एक तीसरा गुण होता है जिसको बोलते हैं अपने वेव नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट आपका आगे, थर्ड टर्म आ रही है वेव नंबर, यानी तरंग संख्या। क्या आगे बच्चों, तरंग संख्या। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि मान लो ये 1 सेकंड की डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में हाउ मच वेवलेंथ ट्रेवल, हाउ मच वेवलेंथ, कितनी तरंग दैर्ध्यों वाली तरंग, कितनी तरंग दैर्ध्यों वाली तरंग ट्रेवल करती है, संचरित करती है, कितनी, उसको बोलते हैं वेव नंबर, है ना, समझे। 1 सेंटीमीटर में कितने तरंग दैर्ध्य आ सकते हैं, इट 1 सेंटीमीटर हाउ मच वेवलेंथ इज ट्रेवल्ड, है ना, उसको बोलते हैं अपने, या नंबर ऑफ द वेवलेंथ इन 1 सेंटीमीटर एरिया के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। हाउ मच वेवलेंथ ऑफ ट्रेवल इन 1 सेंटीमीटर एरिया, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, सॉरी एरिया की डिस्टेंस, तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में उपस्थित तरंग दैर्ध्यों की संख्या ही वेव नंबर या तरंग संख्या कहलाती है। यानी द प्रेजेंस ऑफ वेवलेंथ इन द 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इट इज नोन एज वेव नंबर। थर्ड करैक्टर, जो थर्ड गुण किसी वेव को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। बात समझे कि एक मैं बोलता हूं कि टू कंटिन्यूस क्रेस्ट, ये क्रेस्ट के एक लैम्डा, ये दूसरा लैम्डा, ये थर्ड लैम्डा, ये फोर्थ लैम्डा, ये फिफ्थ लैम्डा, इसका मतलब 5 लैम्डा, यानी 5 तरंग दैर्ध्य, यानी 5 वेवलेंथ इज प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इट इज नोन एज वेव नंबर। इसको बोलते हैं तरंग संख्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, इसको न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर की बात करें तो इसकी इकाई क्या आ जाएगी, इसकी इकाई आ जाएगी प्रति सेमी, यानी सेंटीमीटर इनवर्स, यानी पर सेंटीमीटर। इसको आप सेंटीमीटर इनवर्स बोल दो, मीटर इनवर्स बोल दो, इसको आप एंगस्ट्रॉम इनवर्स बोल दो, या इसको आप नैनोमीटर इनवर्स बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि सारी की सारी ये डिस्टेंस की इकाइयां हैं, बस इनवर्स में आएगी। ये डिस्टेंस का इनवर्स होती है, ये दूरी का व्युत्क्रम होती है। ओके, बात समझ में आई आपको। अब क्या होता है कि वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी का आपस में एक रिलेशन होता है। वेव नंबर, ये बात समझ में आई आपको कि वेव नंबर क्या होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर के अंदर उपस्थित तरंग दैर्ध्यों की संख्या, द प्रेजेंस ऑफ वेवलेंथ इन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इट इज नोन एज वेव नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। इसे न्यू बार से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स या एंगस्ट्रॉम इनवर्स, सारे के सारे इनवर्स कर दो, जो भी मात्रक आपको दिखते हैं दूरी वाले, डिस्टेंस वाले। ओके, तो अगर हम इसको रिलेशन निकालें, अगर हम रिलेशन निकालें, द रिलेशन बिटवीन वेव नंबर, द रिलेशन बिटवीन, बच्चों 1 मिनट, रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी के अंदर रिलेशन निकालें तो क्या आएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है ना। न्यू क्या होता है,
सी अपॉन लैम्डा, और न्यू बार क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा, क्योंकि ये क्या है, हमने बोला ना कि ये डिस्टेंस का क्या है, लैम्डा क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है एक प्रकार की, तरंग लंबाई है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस का इनवर्स है, यानी उसका व्युत्क्रम है दूरी का। तो न्यू बार इजिकल टू क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा। अगर न्यू बार को मैं समझाऊं तो ये क्या दूरी का व्युत्क्रम होता है ना, तो 1 अपॉन लैम्डा होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू पुटअप करूं तो न्यू की वैल्यू, ये 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू यहां पुटअप करूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू न्यू इजिकल टू सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा का मतलब हमें पता है सी इंटू क्या आ जाएगा, न्यू बार आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन निकल के आ गया, दिस इज रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये हमारा एक रिलेशन निकल के आ गया। इस तरीके से हमने तीनों कैरेक्टर को स्टडी किया, तीनों बातें हमने की। अब फटाफट इसकी एक चीज देखते हैं बच्चों, सारी बात समझ में आई, टाइम हो रहा है आपका बच्चों। वेव नंबर समझ में आया, वेव लेंथ समझ में आई, फ्रीक्वेंसी समझ में आई, फटाफट बताओ चैट सेक्शन के अंदर, जल्दी बताओ फटाफट, मैं आगे चलूं फिर। वन लाइन में आपको एक्सप्लेन करूंगा विद डेफिनेशन, आपको कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। चलते हैं आगे बच्चों। तो ये हम 5 कैरेक्टर स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें से हमने वेव लेंथ स्टडी कर लिया, फ्रीक्वेंसी स्टडी कर ली, हमने वेव नंबर स्टडी कर लिया, हमने वेलोसिटी स्टडी कर ली, हमने एनर्जी के बारे में स्टडी करना है, वेलोसिटी के बारे में करना है, तरंग लंबाई, आवर्ती, तरंग संख्या, वेग, ऊर्जा। चलते हैं आगे बच्चों, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज रेफर टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ टू विच वेव ऑसिलेट्स एंड इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, है ना, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इट इज मेजर ऑफ द रेडिएंट पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, ये मेजर करता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, किसकी, रेडिएशन की। आयाम क्या होता है उसका बता रहा हूं मैं, एक 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 टर्म्स की आपको डेफिनेशन दूंगा, नोट्स दूंगा, सारे नोट्स बनाते जाओ। जो मैंने पहले बातें समझाई हैं उसको इसके अंदर कोरिलेट करो, इसके अंदर नोट करो, सारी बातों को जोड़ दो और नोट्स प्रिपेयर कर लो बच्चों। यह अधिकतम ऊंचाई को संदर्भित करता है जिस पर तरंग दोलन करती है, गर्त की गहराई या श्रृंग की ऊंचाई के बराबर होती है। यह दीप्तिमान शक्ति और विकिरण की तीव्रता का माप है। ये रहा बच्चों एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहा जाता है। ये देखो मैक्सिमम, ये देखो ये इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इस आयाम। एक तरंग के अंदर क्या होते हैं, 2 होते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। इस डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड या आयाम। चलते हैं आगे बच्चों, आती वेवलेंथ। इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव वेव क्रेस्ट एंड वेव ट्रफ टू द डिस्टेंस ऑफ कंप्लीट साइकिल। ये देखो 2 कॉन्टिन्यूस क्रेस्ट, ये रहा क्रेस्ट, इनके बीच की दूरी लैम्डा कहलाते हैं वेवलेंथ। 2 कॉन्टिन्यूस ट्रफ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस ट्रफ, इट इज नोन एज लैम्डा, उसको बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं। ओके, 2 लगातार तरंग श्रृंग, तरंग गर्त या पूर्ण चक्कर की दूरी के बीच की रैखिक दूरी ही क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये 2 गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य 1। 2 गर्तों के बीच की दूरी, दो गर्तों के बीच की दूरी, ये 2 श्रृंगों के बीच की दूरी, ओके, उसको तरंग दैर्ध्य के नाम से जाना जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। देखो अब इसकी थोड़ी सी मेन पॉइंट पढ़ते हैं वेवलेंथ के, फटाफट मैं समझा चुका हूं। उसके बाद द रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रीक वर्ड ग्रीक लेटर इज लैम्डा, इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, यह एक डायमेंशन है लेंथ का, यह लंबाई की आयाम या विमा है। एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द मीटर एंड सेंटीमीटर एंड माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम, इसको आप मीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, माइक्रोमीटर के अंदर, नैनोमीटर के अंदर एंड एंगस्ट्रॉम के अंदर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सारी बातें नोट करते जाओ। अब आती है डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी की। मैं आपको नोट्स इलेबोरेट कर रहा हूं, पहले समझाया फिर नोट्स को इलेबोरेट कर रहा हूं। सारी बातें आपको नोट्स बना के लिखनी है। मैं चेक करूंगा बच्चों, नंबर नहीं मिलेंगे आपको अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम के अंदर अगर आपको पेपर लिख करके आओगे। क्या लिख के आओगे वहां पर, कुछ तो आपको को करना ही पड़ेगा ना। फ्रीक्वेंसी इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव क्रेस्ट एंड वेव ट्रफ द पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन पर सेकंड। ए पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकंड के अंदर जितने वेव क्रेस्ट और वेव
वो ट्रेवल कर रहे हैं ना वेवलेंथ वाले, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द आवर्ती तरंग श्रृंगों या गर्तों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये किसी दिए गए बिंदु में से प्रति सेकंड में से गुजरते हैं। चले आगे। तो फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर न्यू, इसे अपने न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे अपने किससे करते हैं रिप्रेजेंट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, इसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ सेकंड इनवर्स पर सेकंड या हर्ट्ज यानी साइकिल पर सेकंड। जो बातें मैंने वहां बताई हैं, समझाई है, वो सारी बातें इसमें ऐड कर देना नोट्स के अंदर, ठीक है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के अंदर एक रिलेशन होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये मैं करवा चुका हूं बात आपको। आवर्ती को ग्रीक अक्षर न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। आवर्ती की इकाई प्रति सेकंड, हर्ट्ज सेकंड या सेकंड व्युत्क्रम होती है। चलें आगे। इट इज डिफाइंड, अब आती है वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेग क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड। एक लीनियर डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है वेव, इट इज नोन एज वेलोसिटी, है ना। विद इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर ट्रेवल की गई लीनियर डिस्टेंस, इट इज नोन एज वेलोसिटी। द वेलोसिटी इन द मीटर पर सेकंड कैन बी ऑब्टेन मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी इन सेकंड इनवर्स बाय वेवलेंथ इन मीटर। ये कहता है कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, यानी वेग निकालना है तो आवर्ती और तरंगदैर्ध्य को मल्टीप्लाई कर दो। वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। ये हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी को मैं मल्टीप्लाई करूं, न्यू का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मतलब क्या होता है वेवलेंथ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू क्या, सॉरी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा। ये हम निकाल चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हम प्रीवियस बातों के अंदर, है ना। सी अपॉन लैम्डा, मैंने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा क्या कट हो गया, तो वी इज इक्वल टू किसके आगे सी के, तो वेलोसिटी कैलकुलेट होगी, है ना। चले आगे। 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई रैखिक दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। वेग मीटर प्रति सेकंड, मीटर में तरंगदैर्ध्य द्वारा दूसरे व्युत्क्रम में आवर्ती गुना करके प्राप्त किया जाता है। चले आगे। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिपेंड अपॉन द इट्स वेवलेंथ। एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज एनर्जी? द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिपेंड अपॉन द इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये डिपेंड करती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। द रिलेशन आर E इज इक्वल टू एच न्यू। हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की वैल्यू क्या होती है? एच सी अपॉन लैम्डा, ये वैल्यू होती है। अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। द रिलेशन आर ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो एच का मतलब क्या? प्लांक कांस्टेंट। एच इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, द वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड, एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की तो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात हमें पता है। चले आगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा इसकी तरंगदैर्ध्य व आवर्ती पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। हमें पता है न्यू की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन लैम्डा होती है। ये बात हम कर चुके हैं। अब लैम्डा यहां पर क्या आ रहा है? इसके एनर्जी की ऊर्जा के तो आ रहा है व्युत्क्रमानुपाती। क्या आ रहा है? व्युत्क्रमानुपाती। और यहां पर क्या आ रहा है? इसके न्यू के समानुपाती आ रहा है। क्या आ रहा है? ई समानुपाती। ई समानुपाती न्यू, है ना। न्यू की तो क्या समानुपाती होता है, लेकिन ई डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये रिलेशन होता है। ऊर्जा आवर्ती की तो क्या होती है? समानुपाती होती है, और तरंगदैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी ज्यादा तरंगदैर्ध्य होगी, इसका मतलब क्या है? जितनी ज्यादा तरंगदैर्ध्य होगी, जिसकी तरंग लंबाई जितनी ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ जितनी मैक्सिमम होगी, उसकी एनर्जी डाउन होगी। बच्चों एक रिलेशन निकल के आ गया। इसके बारे में बात मैं करूंगा आगे लेक्चर में। ये सारी बातें आप पढ़ो कि जिसकी लैम्डा की वैल्यू हाई, उसकी एनर्जी की वैल्यू लो होगी। जिसकी तरंग लंबाई अधिकतम होगी, उसकी ऊर्जा का मान कम होगा, एनर्जी की वैल्यू डाउन आएगी। समझे बात को? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये रिलेशन है, ये इस बात को समझो, आगे आएगी बात। चले बच्चों, लेक्चर हुआ कंप्लीट। थैंक यू। मिलते हैं कल। बच्चों को दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाय बच्चों, मिलते हैं फिर। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हमने वेव के करैक्टर्स के बारे में स्टडी की। आगे लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं बच्चों, कोई दिक्कत आई हो बताना मेरे को आप। बाय बच्चों।